हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। गाइस, आज मैं आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो है व्हाट इज़ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बिकॉज मैंने मोस्टली देखा है कि स्टूडेंट्स को इन दोनों में डाउट रहता है, उनको डिफरेंस क्लियर नहीं होता, जिस वजह से केस स्टडी करते टाइम वो जज नहीं कर पाते कि इसमें डेलीगेशन कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है या डिसेंट्रलाइजेशन। तो मैं कोशिश करूंगी कि आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या करना भूल गए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो डेलीगेशन जो होता है बेसिकली वो हमारे वर्कलोड के साथ डिपेंड करता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कंपनी में वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है और कई बार ये वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक अकेले पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता सारा काम हैंडल करना। ऐसी सिचुएशन में उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम अपना वर्कलोड कम करने के लिए अपना कुछ काम किसी और को सौंप देते हैं उसे हम डेलीगेशन कहते हैं। डेलीगेशन मोस्टली दो लोगों के बीच होता है। एक वो पार्टी होगी जिसने काम सौंपा और एक दूसरी पार्टी होगी जिसको काम मिला। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना डेलीगेशन इज़ ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 2। जब दो से ज़्यादा लोगों में डेलीगेशन हो रही है फिर वो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है। और दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि डेलीगेट करते टाइम हम अपनी अथॉरिटी तो किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको केस स्टडी पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि केस स्टडी के अंदर किसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी तो ट्रांसफ़र हो रही है लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा, तो माय फ्रेंड्स वो डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट है। अब ये अकाउंटेबिलिटी क्या होता है ना, आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार यूज़ हो रहा है, व्हाट इज़ दिस। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। मतलब जब आपको कोई काम दिया जाता है तो उस काम को देने के लिए आप जवाबदेह हो जाते हो। अगर आपने वो काम नहीं किया तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ एक टेलर को आपने एक ड्रेस दी है सिलने के लिए और बोला है कि 5 डेज़ के बाद मैं आऊँगा, मुझे ये ड्रेस तैयार मिलनी चाहिए। आपने प्रॉमिस भी कर दिया, मतलब टेलर ने आपको प्रॉमिस कर दिया। मगर होता क्या है कि टेलर के पास ऑलरेडी बहुत सारा वर्कलोड है, बहुत सारे ऑर्डर्स उसे पूरे करने हैं, तो उसके पास टाइम की शॉर्टेज हो जाती है और वो आपकी ड्रेस अपने फैमिली मेम्बर से सिलवा लेता है। अब जब आप 5 डेज़ के बाद आए, आपने वो ड्रेस ट्राई की, आपको वो सही से नहीं आई और वो बहुत गंदी तरीके से सिली हुई थी, आपको बहुत गुस्सा आया। आप टेलर की शॉप पे जाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि आप किससे कंप्लेंट करेंगे? टेलर से कंप्लेंट करेंगे या उस पर्सन से जिसने आपकी ड्रेस सिली? ऑब्वियसली टेलर से। क्यों? क्योंकि काम आपने किसको सौंपा था? आपने रिस्पॉन्सिबल किसे माना था? टेलर को। आपने अथॉरिटी किसको दी थी? टेलर को। अगर ड्रेस नहीं बनी या गलत बनी, टाइम पर नहीं बनी या गलत बनी, तो उसके लिए जवाब कौन देगा? टेलर देगा। यानी कि अकाउंटेबल टेलर है, ना कि वो पर्सन जिसने वो ड्रेस सिली। क्योंकि आप बोलोगे कि भैया मैं तो ड्रेस तुझे दी थी, आगे तूने किसी और से सिलवाई तो वो तेरी गलती है। ठीक है, बात समझ आई अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? तो जहाँ पर आपको नज़र आए कि दो लोगों के बीच में बात हो रही है या अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो वो होगा डेलीगेशन। अब बात करते हैं, बिकॉज वी आर कॉमर्स स्टूडेंट, तो हमें बात करनी चाहिए कंपनी के अंदर डेलीगेशन क्या होगा। देखिए, कंपनी में CEO है, उसके पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी PPTs बनानी है, पॉलिसीज़ बनानी है, बहुत सारे काम हैं। तो वो इतना वर्कलोड हैंडल नहीं कर पा रहा और वो अपने नीचे काम करने वाले मैनेजर को बुलाता है। इस मैनेजर से उसकी बहुत बनती है और ये उसको बहुत कैपेबल समझता है, इसलिए उसने मैनेजर को बुलाया और कहा कि मुझे कल सुबह एक प्रेजेंटेशन तैयार करके दिखानी है, तो मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो तुम मेरी तरफ से प्लीज़ ये प्रेजेंटेशन बना दो। मैनेजर ने कहा ठीक है सर, हो जाएगा। लेकिन मैनेजर टाइम पर काम नहीं कर पाया। ठीक है, हालांकि प्रेजेंटेशन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी CEO की थी, अथॉरिटी भी इसके पास थी, और अगर काम नहीं होगा टाइम पर तो अकाउंटेबल भी यही है। लेकिन अपना वर्कलोड कम करने के लिए इसने इसको काम सौंप दिया और अगर ये टाइम पर प्रेजेंटेशन नहीं बना पाया तो CEO का जो हेड होगा, CEO के ऊपर जो पर्सन होगा, वो किससे पूछेगा कि PPT क्यों नहीं बनी? ऑब्वियसली CEO से पूछेगा। उसे क्या मतलब है कि CEO ने आगे काम किसको दिया?
इससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो कहेगा मैंने तो काम तुझे दिया था, तूने काम नहीं किया, तू ही अकाउंटेबल था। ठीक है, तो ये डेलीगेशन हुआ कि जब आप अपना काम तो इसको सौंप रहे थे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी सौंप चुके हो, लेकिन आप अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं सौंप सकते। अकाउंटेबिलिटी आप ही के साथ रहेगी। जिसको काम पहली बार मिलता है अकाउंटेबिलिटी उसी के पास रहती है। बात समझ आई? अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन होता है मल्टीप्लाई बाय मोर देन 2, मतलब जब 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में हम अपनी पावर्स दे देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और अकाउंटेबिलिटी भी दे देते हैं, उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, एक सीईओ है, उसके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, और उसे लग रहा है कि सिर्फ एक मैनेजर से मैं काम नहीं करवा सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो क्या करता है कि अपने अंडर काम करने वाले 4 डिपार्टमेंट्स हैं, चारों डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स को वो कॉल करता है कि आओ मेरे पास, मुझे आपको कोई काम सौंपना है। इन सभी मैनेजर्स को उसने बुलाया। इसने क्या किया, सभी मैनेजर्स में बराबर बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी, बराबर बराबर अथॉरिटी भी बांट दी, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर टाइम पे काम नहीं हुआ तो उसके लिए अकाउंटेबल तुम हो, क्योंकि मैं अपना काम, अपनी पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं अकाउंटेबिलिटी भी कह रहा हूँ कि अगर मैंने ये काम तुम्हें दिया है तो काम पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो अब आप देखिए, जब 2 से ज़्यादा लोगों में बराबर बराबर हर चीज़ बढ़ जाती है ना, तो वो हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। टिल देन हैव अ गुड डे।